हेलो ऑल, कैसे हैं सब आप लोग। देखिए, आपका इंजीनियर ट्रेड इंस्टीट्यूट के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियोस में हमने RSMSSB के JEE के नॉन टैग पार्ट का जो राजस्थान का जो क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व किए थे। इसमें भी हम 2016 के अंदर जो पेपर हुआ था JEE का सिविल का, उसका नॉन टैग पार्ट के जो क्वेश्चन है, इसमें जियोग्राफी के जितने जितने क्वेश्चन आए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। शुरू करने से पहले मैं आपसे कहता हूं कि आप बेल आइकन दबा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में एडवांटेज मिल सके। तो शुरू करते हैं RSMSB JEE सिविल का 2016 का ये नॉन टेक वाला पार्ट। देखिए, जितने भी मैंने आपको पिछले दो वीडियोस अगर आपने देखी नहीं है तो वो भी देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन का पैटर्न आपका क्या रहता है। मैं फिर से बोलता हूं कि आपका पैटर्न कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल दोनों ही आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और क्वेश्चंस का लेवल मीडियम और मीडियम से थोड़ा ऊपर रहता है। ठीक है, इजी क्वेश्चंस भी नो डाउट होते हैं इसके अंदर, और मेरा ये मानना है कि आप इजीली 40 मार्क्स का जो नॉन टैग का आपका सिलेबस है उसमें से आप 35 मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी और 35 मार्क्स अपने आप में बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम ज्योग्राफी राजस्थान की। 21 क्वेश्चन है। राजस्थान राज्य की आकृति है। मैंने सबसे पहले जब अपन ने राजस्थान का इंट्रोडक्शन दिया था तो ये लिखवाया था राजस्थान की आकृति विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो राजस्थान कुछ इस तरह से है हमारे, तो एक विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। तो आपका आंसर ये सीधे सीधे चल जाएगा सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, अगला चलिए, राजस्थान राज्य की अक्षांशीय विस्तार है। देखिए, मैंने आपको अक्षांश और देशांतर बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हैं। आप हमारे पुराने वीडियोस वो ऊपर उपलब्ध है यूट्यूब पर, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। अक्षांश और देशांतर का जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है वो इतना इजी करके आपको समझाया है कि आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। आप जाकर वहां देख सकते हैं। और आपको अब मैं बताने की जरूरत नहीं है यहाँ पे उत्तर क्यों आया, यहाँ पे पूर्व क्यों आया। तो यहाँ पर आपको 23-3 से 30-12 अपने पास में यहाँ पे ऑप्शन में आंसर वही होगा हमारे पास, 23-3 से 30-12। तो यही हमारा आंसर हो गया है। देखिए, ये जो बता रहा है अक्षांशीय स्थिति, मैंने आपको बताया था ये पृथ्वी है हमारे पास में, ये हमारे पास विषुवत है इक्वेटर। आप पुराने वीडियोस में जाके देख सकते हैं, सैंपल वीडियोस लगे गए हैं हमारे पास। तो इसके समानांतर जो वृत्त हैं वो हमारे पास अक्षांश कहलाते हैं, और प्रधान मध्याह्न रेखा के समानांतर जो रेखाएं हैं वो हमारे पास देशांतर कहलाती हैं। तो हमसे अक्षांश पूछे गए हैं तो 23-3 डिग्री नॉर्थ से, क्योंकि हम कहाँ पर स्थित है, जो जिन्होंने हमारे पहले ये वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, विषुवत वृत्त के उत्तर में स्थित होने वाले के लिए नॉर्थ यूज में लेते हैं, उत्तरी गोलार्ध में है क्योंकि वो विषुवत वृत्त के दक्षिण में मतलब दक्षिणी गोलार्ध में स्थित के लिए हम साउथ की यूज लेते हैं। तो इसलिए हम कहाँ पर विषुवत वृत्त के नॉर्थ में स्थित है। तो यहाँ पर 23-3 डिग्री से 30 डिग्री 12 मिनट नॉर्थ हमारा अक्षांशीय विस्तार है, क्योंकि लाइनें अक्षांश की ऐसे हैं। ये आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर सैंपल वीडियोस में आपके पास इजीली यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप वहां देखिए, आपको पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगला देखिएगा, 23 क्वेश्चन हमारे पास में। अरावली की सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नांकित में से कौन सी है। देखिए, तो हमने जब आपको अरावली पर्वतमालाओं के बारे में बताया था, हमने भौतिक विभाग के अंदर, फिर से मैं बता रहा हूँ, 4 भागों में बांटा था राजस्थान को हमने। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली प्रदेश और पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अरावली के अंदर हमने जो सर्वोच्च चोटियां थी, हमने सबका नाम लिखा था। तो सबसे सर्वोच्च चोटी हमारे पास में थी गुरु शिखर, जो कि 1722 मीटर ऊंची थी। दूसरी सर्वोच्च चोटी थी हमारे पास में 1597 मीटर। तीसरी हमारे पास थी देलवाड़ा और चौथी हमारे पास थी जरगा। पांचवी हमारे पास थी अचलगढ़। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको नोट्स में डिक्टेट कर रखी हैं, आप वहां देखेंगे तो आपको मिल जाएगी। 1431 इस तरह से। गुरु शिखर हमारे पास सिरोही में स्थित है। देखिएगा, टॉप 5 जो है उसमें से केवल जरगा ही उदयपुर में है, बाकी सब के सब सिरोही में स्थित है अपने पास। टॉप 5 की जितनी भी चोटियां हैं, तो इसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि अरावली की जो ऊंचाई है और सघनता है वह उत्तर में
उत्तर पूर्व में जाते हुए कम होती रहती है। ये मैंने आपको वहां पे लिखवा रखा था। सबसे ज्यादा सघनता इसकी दक्षिण पश्चिम में देखने को मिलती है और सबसे कम सघनता उत्तर पूर्व में जाते हुए खत्म हो जाती है। ये इसकी चोटियों की ऊंचाई कम होना स्टार्ट हो जाती है। तो आप देख लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। सर्वोच्च पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गुरु शिखर आंसर में यहाँ पे दिख नहीं रहा है कहीं पे भी, कोई बात नहीं है। तो दूसरी आप देख लीजिए, शेर जरगा चौथे नंबर पर है हमारे पास, शेर पहले नंबर पे है क्योंकि अभी यहाँ पर शेर दे रखा है, तो यही आंसर हमारे पास हो जाएगा। आप समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो इस तरह से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ 24 की तरफ। ये सारे की सारे चीजें मैंने आपको नोट्स में अच्छे से पढ़ा रखी है। जिन्होंने हमारा सिलेबस ले रखा है, जिन्होंने हमारा कोर्स ले रखा है, उनको इजीली ये चीज पता होगी। अगर देखिए, राजस्थान के किस भौतिक विभाग में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? मैंने आपको मुकुंदरा हिल्स कल ही पिछली बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, मुकुंदरा हिल्स था हमारा। कोटा झालावाड़ में मुकुंदरा की पहाड़ियां फैली हुई हैं और सर्वाधिक कोटा के अंदर ये फैली हुई हैं। ठीक है, और जो कोटा झालावाड़ बूंदी और बारा ये एरिया है वो हाड़ौती क्षेत्र में आता है, ये भी हमको पता है। ये हमारा राजस्थान है। राजस्थान का जो ये पूरा एरिया है, इसमें कोटा, बारा, झालावाड़ और बूंदी, ये पूरा जो एरिया है इसको हम हाड़ौती क्षेत्र बोलते हैं, हाड़ौती क्षेत्र। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कि तो कोटा झालावाड़ हो गया, फिर दक्षिणी अरावली बिल्कुल गलत है, यहाँ पे हाड़ौती का पठार, ये हमारा आंसर यहाँ पे इसमें हो जाएगा क्योंकि हाड़ौती क्षेत्र में ये सब आते हैं। तो हाड़ौती के पठार में अपने पास में क्या स्थित है? देखिए, ऊपर माल है। ऊपर माल का पठार मैंने आपको बताया था, क्या था? ऊपर माल का पठार अपने पास में भैंसरोगढ़ से बिजोलिया भीलवाड़ा तक फैला हुआ है। ये भी हमारे नोट्स में से ही है। सारे से सारे क्वेश्चन आपको नोट्स में ही मिल जाएंगे। भैंसरोगढ़ से बिजोलिया ये भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा और भैंसरोगढ़ हम जानते हैं चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इनके जो बीच ऊपर उठी हुई जमीन है उसको हम ऊपर माल का पठार बोलते हैं। ऊपर माल का पठार है। और ये जो ऊपर माल का पठार है, ठीक है, ये बहुत ही हमारे राजस्थान के सबसे लंबे किसान आंदोलन, बिजोलिया हम पढ़ेंगे जब किसान आंदोलन पढ़ेंगे, बिजोलिया किसान आंदोलन के लिए बहुत प्रसिद्ध है। तो ठीक है, क्वेश्चन क्या आप देखते हैं। ऊपर माल पठार है, ऊपर माल है, बौराट का पठारी भाग, ये सब आना कोई फर्क है। हाड़ौती का पठारी भाग, आबू का पठारी भाग, नागौर का पठारी भाग, जब आप देखेंगे तो ये आपको वहां पे नोट्स में दिखा जाएगा। यह हाड़ौती का पठारी भाग हमारे पास में स्थित है, ऊपर माल का पठार। अगर देखिए, थार मरुस्थल की स्थलाकृति किस प्रकार के बालू का स्तूप से पटी है? मैंने आपको जब वहां पे लिखवाया था, 4 प्रकार के हमने यहाँ पे देखे थे भौतिक विभाग के अंदर, राजस्थान के अंदर। पश्चिमी मरुस्थल, अरावली, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठार। पश्चिमी मरुस्थल को हमने 2 भागों में बांटा था, बालू का स्तूप युक्त प्रदेश और बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। तो बालू का स्तूप युक्त प्रदेशों में हमने देखा था कि किस किस प्रकार के अलग अलग प्रकार के ड्यून्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सर्वाधिक ड्यून्स आपको देखने को मिलेंगे वो पैराबोलिक ड्यून्स हमको मिलते हैं। और पैराबोलिक ड्यून्स क्या होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जिनकी भुजाएं हवाओं के दिशा में होती है। अगर हवाएं इस तरह से चल रही हैं तो जो इनकी भुजाएं होंगी वो हवाओं के दिशा में निकली हुई होंगी बाहर। ये मैंने आपको वहां पर बता दिया था, बहुत अच्छे से हमने पढ़ा रखा है। आप जाइए, यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। भौतिक विभाग के अंदर ये बालिका स्तूप मुक्त प्रदेश और युक्त प्रदेश, वहां पर आपको इजीली मिल जाएंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट से ही आए। अगला देखिए 27वां क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन हमारे पास में, राजस्थान भू क्षेत्र लंबाई की दृष्टि से नदियों का सही आरोही क्रम, मतलब बढ़ता हुआ क्रम। इसका तात्पर्य है कि जो लास्ट में होगा उसकी लंबाई सबसे ज्यादा होगी। मैंने आपको नदियों की सारी लंबाइयां बताई हैं कि राजस्थान में मैंने इतना बताया कि नदियों की कुल लंबाई कितनी है और नदियों की राज्य में लंबाई कितनी है। तो आप इजीली कर सकते हैं, राजस्थान में पूछा है इसमें, मतलब राज्य के अंदर सर्वाधिक लंबी नदी कौन सी है, उसकी लंबाई कैसी है। तो आप देखिए, बनास की जो नदी है उसकी राज्य में
480 किलोमीटर हमारे पास में लंबाई है उसकी। और अगली देखिए लूनी नदी है, लूनी नदी उसके राज्य में 331 किलोमीटर लंबाई है। और माही नदी है उसकी राज्य में 171 किलोमीटर लंबाई है। तो आप देख लीजिए सबसे ज्यादा लंबाई बनास है, तो हमारे पास बनास सबसे लास्ट में आएगी, फिर लूनी, फिर हमारे पास में चंबल यहाँ पर देखा है, माही का, चंबल का भी देख लेते हैं। चंबल की जो लंबाई है हमारे पास में 130 किलोमीटर है। तो ऑब्वियसली बात है जो माही होगा वो हमारा तीसरा रहेगा। तो आप देख लीजिए बनास, लूनी, माही। अब माही यहाँ पर हमारे पास नहीं है, तो चंबल आ जाएगा हमारे पास में। तो चंबल, कांकली सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। मैंने आपको 3 प्रवाह बताया था, अरब सागरीय, बंगाली खाड़ी और आंतरिक प्रवाह। कांकली की नदी है आंतरिक प्रवाह की नदी है और इसकी लंबाई कुछ किलोमीटर जाके बंद हो जाती है, ये लुप्त हो जाती है। तो यही हमारा आंसर जाएगा 27वें का पहला बढ़ता हुआ क्रम। सबसे छोटी नदी काकली, फिर चंबल कितना था हमारे पास में 130 किलोमीटर राज्य में बहती है, और लूनी 331 किलोमीटर बहती है, बनास 480 किलोमीटर बहती है। अगर माही होता तो माही चल जाता, माही 171 किलोमीटर यहाँ पर बहती है। ये सारी की सारी चीजें मैंने आपको नोट में लिखवा रखी है। इसके अलावा मैंने 2 लिखवाया था, एक अपवाह तंत्र के आधार पर घटता क्रम, अपवाह तंत्र के आधार पर क्रम, नदियों का क्रम, और दूसरा था जल ग्रहण क्षमता के आधार पर, जल ग्रहण क्षमता के आधार पर क्रम। दोनों मैंने लिखवा रखे हैं, आप जाकर उसमें देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके हमारे नोट से ही आए, कोई बाहर से नहीं आए। हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन नोट से ना हो, बाहर से आ जाए, लेकिन 98, फिर से बोल रहा हूँ, 98% क्वेश्चन नोट से ही आए हैं। आपको बस केवल नोट अच्छे से याद कर लेने। ठीक है, जिनको हमारा ये सब कुछ पसंद आ रहा हो, वीडियोस अच्छे लग रहे हो, अगर उनको नोट, अगर उनको कोर्स खरीदना हो तो इजीली नीचे दिए गए लिंक पर जा सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर जाके इंजीनियर्स वेब इंस्टीट्यूट की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से भी कोर्स खरीद सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 28 क्वेश्चन है हमारे पास में, पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा के निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण नहीं है, नहीं पूछा है देखिएगा। तो मैंने आपको लिखा रखे थे कि अल्प वर्षा पश्चिमी राजस्थान में क्यों होती है, उसके हमने कारण आपको सारे बता दिए थे। तो देखते हैं पहला कारण, अरावली की स्थिति। बिल्कुल सही, अरावली हमारे पास में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर स्थित है, और जो हमारे पास दक्षिणी पश्चिमी मानसून है इसके समांतर में स्थित है। समानांतर में स्थित होने के कारण जो अपने पास पश्चिमी क्षेत्र है वह क्या होता है, वृष्टि छाया क्षेत्र में आ जाता है, वहां पर बरसात नहीं हो पाती। अरावली क्या करती है, उनको एक बाधक का काम करती है मानसून के लिए। तो ये बिल्कुल सही है। वृष्टि छाया क्षेत्र प्रदेश में अवस्थित है, बिल्कुल सही है, वृष्टि छाया क्षेत्र में प्रदेश है, क्योंकि अरावली समांतर है दक्षिणी पश्चिम मानसून के। जितना भी फाल होता है पूर्वी क्षेत्र में अरावली के पूर्वी ढालों में होकर रह जाता है। मानसून आगमन के समय अति उष्णता, बिल्कुल सही बात, अति उष्णता तात्पर्य है कि बहुत ज्यादा गर्मी रहती है यहाँ पे। अब यहाँ पर अगला देखिएगा, ग्रीष्म काल के दौरान उच्च वायुदाब यहाँ पर नहीं रहता है। मैंने आपको जब बताया था वायुदाब के बारे में, तो देखिए जब हवाओं के कण आपस में पास रहते हैं, इस तरह से पास में रहेंगे, तो वहां पर हाई प्रेशर रहेगा, क्योंकि वहां पर जगह बहुत कम रहेगी। हाई प्रेशर रहेगा, और ये कब रहेगा, जब ठंडा माहौल रहेगा। जब ठंडा माहौल रहेगा, एनवायरमेंट ठंडा रहेगा, तो हवाओं के कण पास में आ जाएंगे और वो हाई प्रेशर क्रिएट करेंगे। लेकिन जब गर्म होंगे तब हवाओं के कण दूर भागेंगे। जब ये दूर भागेंगे तो यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा जगह खाली रह जाएगी, तो यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट होता है। अब मैंने आपको बताया था उस टाइम पर हवाएं कैसे चलती है। हवाएं हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलती है। लो प्रेशर क्या चलती है, जब ये गर्म होंगी हवाएं तो ये ऊपर उठेंगी, जब ये ऊपर उठेंगी तो सारे कण यहाँ पर खालीपन आ जाएगा, यहाँ पर पूरा खालीपन आ जाएगा। खालीपन को भरने के लिए तो जो हाई प्रेशर वाला एरिया होगा वहां से हवाएं मूव करेंगी लो प्रेशर के एरिया की तरफ, इस तरह से मूव करेंगी, और जितनी स्पीड से मूव करेंगी उतनी तेज क्या होंगी, पवनें चलेंगी। आंधियां आपको देखने को मिलती है। जब हमारे पास गर्मी होती है तो आंधियां आती हैं, तो बड़ी ठंडी आंधियां आती हैं। आंधी में कभी गर्म हवाएं नहीं आती, ठंडी आती। क्यों, क्योंकि लो प्रेशर से हवाएं बहुत ऊपर उठ चुकी हैं, वहां पर खालीपन आ गया है, वो गैप आ गया है। गैप को खत्म करने के लिए हाई प्रेशर से यहाँ पर ठंडी हवाएं होंगी, वो वहां पर गति से आएंगी। आप समझ में आ रहे हैं आपको इतना? तो ये मैंने आपको वहां पर अच्छे से बता रखा है, आप जाके इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कारण यह नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गर्मी रहेंगी तो हवाएं
ऊपर उठेंगे तो यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट होगा, ना कि हाई प्रेशर, जबकि यहाँ पे उच्च वायु दाब है, तो ये कारण यहाँ पर सही नहीं है। अगले चलते हैं हम 29, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक क्षेत्र पर विस्तृत है। मैंने आपको जब कल ही पढ़ाया था, ये सारे के सारे मिट्टियों का चैप्टर पढ़ाया था, तो ये जो एरिड सोर्स वर्टी सोर्स वाले हैं, ये अमेरिकन कृषि विभाग के द्वारा दी गई पद्धतियां हैं, जिसको अब सर्वमान्य अपन ने कर दिया है। ठीक है, तो इसमें सर्वाधिक जो राजस्थान में मिट्टियां देखने को मिलती है वो एलजी सोर्स और एंटी सोर्स देखने को मिलती है। ठीक है, ये सब मैंने भी आपको नोट्स में अच्छे से बता रखा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए, माउंट आबू क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। देखिए, माउंट आबू क्षेत्र एक आर्द्र क्षेत्र है, वहां पर आर्द्र क्षेत्र है, वहां पे फॉल अच्छा होता है, बारिश वहां पे अच्छी होती है, इसलिए सदाबहार वन वहां देखने को मिलते हैं। लेकिन क्योंकि वह हमारे पास में कर्क रेखा के उत्तर में स्थित होने के कारण वो उपोष्ण में है, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु के अंदर है, लेकिन जब वहां पर बारिश अच्छी होती है तो वहां पर वन सदाबहार रहते हैं, तो हमारे पास वनस्पति जो पाई जाएगी उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। ये आपको जब मैंने अपने अक्षांशीय पढ़ाए थे, तब वहां पर मैंने आपको उपोष्ण शीतोष्ण कटिबंध जितने भी थे विश्व के अंदर, सारे के सारे हमने बता दिए थे। आप वहां पे जाके वो कंसीडर करके देख सकते हैं। ठीक है, 31 क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान में विधि द्वारा संरक्षित तथा विश्व धरोहर में शामिल अद्वितीय पक्षी संरक्षण स्थल है। केवलादेव घरना पक्षी अभ्यारण्य इसका आंसर है। अगर हमसे रामसर साइट पूछे, रामसर साइट तो राजस्थान में मैंने आपको ये भी बता रखा है कि 2 रामसर साइट है, एक तो केवलादेव और दूसरा ये भरतपुर में स्थित है, भरतपुर, और दूसरा सांबर झील, ये दोनों रामसर साइट में स्थित है हमारे पास। तो 31 क्वेश्चन में हो जाएगा केवलादेव घरना पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, 32वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है। मैंने आपको बहुत सारे कारण लिखवाए थे और मैंने आपको इसमें मूल कारण भी जब मैंने बहुत जोर देते हुए कहा था क्या कि जो हमारे पास अतिचारण है, वनस्पति का अपने पास में क्षरण हो रहा है, वही इसका मूल कारण है। तो इसका वनस्पति आवरण क्षरण, यही इसका सबसे बड़ा मूल कारण है, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में हम पेड़ लगाएंगे तो मरुस्थलीकरण रोका जा सकता है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। हमने बहुत सारे कारण लिखवाए थे और जो मूल कारण था वो हमने यही बताया था, अतिचारण और वनस्पति क्षय, अतिचारण वनस्पति क्षय। ठीक है, अगला देखिए आप, राजस्थान में सर्वाधिक कृषि क्षेत्र में बोई जाने वाली फसलें हैं। सर्वाधिक फसलें बोली जाती है, हमारे हमेशा ध्यान रखिए, अनाज ही सर्वाधिक बोए जाते हैं। अनाज में हमारे पास में गेहूं, मक्का, बाजरा इत्यादि आते हैं। तिलहन में हमारे पास में मैंने आपको ये सब चीजें डिक्टेट की गई हैं, बताया है कि अनाज की फसलें कौन कौन सी होती है, तिलहन की फसलें कौन कौन सी होती है, दलहन की फसलें कौन कौन सी होती है, दालें होती हैं जो तिलहन में अपने पास में सरसों, सोयाबीन इत्यादि आते हैं, और दलहन में हमारे पास में मूंग, चना इत्यादि दालें आएंगी। तो और बाद में व्यावसायिक फसलें होती हैं हमारे पास में, उसके अंदर अफीम वगैरह इतनी सारी हमारे पास चीजें आती हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो बोई जाती है, आप याद रखिएगा, अनाज ही सबसे ज्यादा बोए जाते हैं। अगला देखिएगा 34वां, 2012 की पशु गणना के अंदर 577 लाख हमारे पास में क्या फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये सारे के सारे आपको लिखा दिए गए। पशु संपदा इतनी थी, इसमें सारे के सारे गाय, भैंसे, बकरियां को सब मिला दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखिएगा आप, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना राजस्थान, पंजाब व हरियाणा राज्य संयुक्त परियोजना है। मैंने आपको कल ही जब हमने देखे थे पुराने वीडियो में, आपको वो जो व्यास परियोजना थी हमारे पास में, वह इन राज्यों से संबंधित थी, और हिमाचल प्रदेश का जो हिस्सा था केवल और केवल विद्युत से, जल से विद्युत बनाने तक का था। तो व्यास इसका आंसर है। नर्मदा नहर पूरी गुजरात की परियोजना है, गुजरात की लागत से पूरा बनाया गया है। माई बजाज सागर राजस्थान और गुजरात से है संबंध इसका। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके नोट से हैं, जिन्होंने सिलेबस कोर्स हमारा ले रखा है उन्हें सब चीजें पता होंगी। अगला देखिए, इंदिरा गांधी नहर की चौधरी कुंवर राम लिफ्ट नहर राजस्थान के कौन कौन जिले लाभान्वित है। ये मैंने आपको कल एक स्क्रीनशॉट दिखाया था, मैं फिर से वो दिखा देता हूँ आपको, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये हमने 7 लिफ्ट नहर दिखाई थी इंदिरा गांधी नहर की। अब इसमें से चौधरी कुंभाराम किन किन जिलों को लाभान्वित करती है, आप देख सकते हैं। चौधरी कुंभलगाम लिफ्ट नहर, नया नाम है, पुराना नाम इसका साहवा लिफ्ट नहर था। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर, आप देख सकते हैं, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। इनमें से जो भी हमारे पास आंसर में होगा वही हमारा आंसर होगा। अब आप
आंसर में देख सकते हैं हनुमानगढ़ चूरू, यही हमारे पास आंसर होगा। हालांकि इसमें झुंझुनू और बीकानेर नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप डरने की बात नहीं है। गंगानगर नहीं है, जोधपुर नहीं है, झुंझुनू है लेकिन सीकर नहीं है, तो आंसर हमारे पास इस तरह से यहाँ पर चला जाएगा। देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस ये है कि आपको अच्छे से पढ़ाई करनी है। ठीक है, 37 वाला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास में। राजस्थान का राष्ट्रीय राजमार्ग स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, स्वर्णिम चतुर्भुज में ये बहुत बार आया गया क्वेश्चन है हमारे पास। स्वर्णिम चतुर्भुज, थोड़ा मैं आपको इसमें बता रखा है लेकिन और बता देता हूँ। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना 4 महानगरों को, जो 4 महानगर हैं देश में, उनको आपस में जोड़ने के लिए बनाई गई है। ये कुछ इस तरह से मान लीजिए 4 महानगर हमारे, ये हमारा इंडिया है। तो 4 महानगर कौन कौन से हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कलकत्ता। इन 4 महानगरों को आपस में जोड़ने के लिए स्वर्णिम चतुर्भुज योजना लाई गई है, जिसमें राजस्थान के 7 जिले आते हैं। 7 जिले कौन कौन से आते हैं आप देख लीजिए एक बार। अलवर, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर और डूंगरपुर। ये 7 जिले हमारे पास आते हैं और 722 किलोमीटर लंबा हमारे पास में राजमार्ग यहाँ पर देखने को मिलता है। तो राजस्थान में कौन सा राजमार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज के, जो इसमें स्वर्णिम चतुर्भुज में स्थित है? तो मैंने आपको वहां पर नोट डाल के लिखवाया था कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 हमारे स्वर्णिम चतुर्भुज में आता है, जिसमें 7 जिले है। ठीक है, जब हमने परिवहन पढ़ा था तब हमने सारी की सारी चीजें वहां पर ये पढ़ ली थी। अगर देखिए सुपर नेशनल हाईवे योजना से संबंधित रास्ते में सड़क मार्ग है, यह एक क्वेश्चन है जो हमारे नोट में नहीं है, केवल एक ही क्वेश्चन है। इसका आंसर है महाराजा अग्रसेन मार्ग। ये आपसे करंट का क्वेश्चन पूछ लिया गया था, हालांकि आपके सिलेबस में करंट का कोई लॉजिक नहीं है, दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछ तो कुछ भी सकता है। तो यहाँ पर महाराजा अग्रसेन मार्ग इसका आंसर रहेगा हमारे पास। अगला चलिए, जामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह, देखिए जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा, ये दोनों उदयपुर में स्थित है, उदयपुर। और बिरमानिया, ये मैं सब लिखवा रखे हैं, बिरमानिया, मोहनगढ़, ये जैसलमेर में स्थित है। दोनों जगह जैसलमेर में स्थित है। ध्यान रखिएगा, यह हमारे पास में जिप्सम के उत्पादन के लिए फेमस है। जिप्सम का जो उत्पादन है हमारे पास में, ये हमारे पास रॉक फॉस्फेट के लिए बहुत फेमस है। रॉक फॉस्फेट के उत्पादन के लिए फेमस है। जिप्सम के लिए बीकानेर में जामसर है, जामसर जगह है, जामसर बीकानेर, वो बहुत प्रसिद्ध है बीकानेर। तो ये देखिए जामर कोटड़ा जिस खनन के लिए प्रसिद्ध है वह है। रॉक फॉस्फेट के लिए जामर कोटड़ा, डाकन कोटड़ा हमारे पास में प्रसिद्ध है। ठीक है, और जिप्सम, अगला जो क्वेश्चन है, जिप्सम का अधिकतम उत्पादन कहाँ होता है? तो बीकानेर के जामसर जगह पर बीकानेर का सर्वाधिक उत्पादन, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। तो हमने सारे जो क्वेश्चन थे हमने देख लिए हैं। अगर आपको ये पसंद आए हो, हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, पुराने वीडियोस आपको अच्छे लगे, तो आप जाके कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए उसमें सारे के सारे, आपको मैं फिर बोल रहा हूं कि 98%, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा हूं कि 98% जो क्वेश्चन है हमारे नोट से ही आए हैं। और आपके ज्योग्राफी में 20 में से 20 नंबर भी आ सकते हैं, और कम से कम 18 तो आपको इजीली गेन कर सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं आपसे ना हो, लेकिन 18 क्वेश्चन की गारंटी तो आराम से ली जाती है। ठीक है, तो आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कोर्स नीचे दिए गए लिंक पर जाकर कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। और ये कोर्स सबके लिए है, जेईएन के लिए भी है, पटवार के लिए भी है, पुलिस के लिए भी है, और आरएस का बेसिक भी आपको तैयार करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले क्वेश्चन पेपर के साथ में। बहुत बहुत धन्यवाद।